बाद नहीं हम पढ़ाना शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टूडेंट्स, am I audible? Yes, ma'am. Today we are going to discuss this fourth topic, WTO, factor enable the globalization, SEZ and impact of globalization. Now, first of all हम ये डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स which are responsible for the globalization. The first factor is, चाहो तो लिख भी सकते हो, the first factor is technology. Do you agree with this? टेक्नोलॉजी का रोल है ग्लोबलाइजेशन में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Improvement in technology helps the or accelerate the globalization process because with the help of IT sector, communication is become easy, cheap and और क्या कह सकते हो? Faster, easy, faster and at reasonable cost. It make the communication faster, cheapest and more effective. दूसरा, improvement in transportation. Now we are having a situation that we have so many transport system is there, airways, waterways and so many cargos are there which is lighter cargo. Cargo समझते हो, light जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है सामान को। तो अब लाइट वेट हमारे पास जो कार्गोज हैं, जो लाइट वेट कंटेनर्स हैं, जिसकी वजह से काफी ह्यूज अमाउंट में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी हो गया है। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी मैंने आपको कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम बहुत इजीली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं वीडियो कॉल से। ठीक है, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन देना है उसको बहुत इफेक्टिवली हम प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, फास्टर भी हो गया है, इफेक्टिव भी हो गया और चीपेस्ट भी हो गया है। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है हमारे ग्लोबलाइजेशन में। उसके अलावा और किसका रोल है? कल उस दिन भी मैंने बताया था, गवर्नमेंट पॉलिसी का रोल है। इंटरनेट ने ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा प्रमोट किया, एक्सेलरेट किया है। ठीक है, सैटेलाइट कैसे, दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। सैटेलाइट की वजह से, सैटेलाइट डिवाइस की वजह से हमारे कम्युनिकेशन स्किल और भी आगे बढ़ा, फास्टर बना। ठीक है, एंड इंटरनेट आल्सो अलाउ अस टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, वीडियो कॉलिंग, वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। इंटरनेट की वजह से आज हम बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे पूरे वर्ल्ड के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति रहे उसे हम आसानी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट की समझ रहे हो बेटा? So we can easily send our message, we can make video call or so many communication जो हमारा हम अवेल कर सकते हैं। We can interact each other at negligible cost throughout the world। समझ रहे हो बेटा? और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट, यानी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, these are the important factors which enable the globalization. Another important factor is policy of Indian government. Indian government has reduced the barrier, removed the barrier, जिसको हम क्या कहते हैं? liberalization. Announced the liberalization policy. It means they removed the tariff, so many tax barriers from the border. Border के ऊपर लगने वाले tariff को गवर्नमेंट ने हटा दिया। So it means, and also समझ रहे हो बेटा? Also गवर्नमेंट है रेगुलेट, जो डीरेगुलेट रेगुलेट जो बैरियर्स था उसको हटा के और फॉरेन ट्रेड को डीरेगुलेट कर दिया, यानी कि फ्री कर दिया। फॉरेन ट्रेड बिकम फ्री ड्यू टू अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट, थ्रू अनाउंसमेंट ऑफ लिबरलाइजेशन, थ्रू द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। समझ रहे हो बेटा? एंड इट मीन दैट नाउ वी आर कैपेबल टू compete with the whole world. Now our producers are capable to compete with the whole world's producer. अब वर्ल्ड के किसी कोने से प्रोड्यूसर हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, and our producer, our industries will compete, or they can also make investment in other countries. ठीक है, तो किस किस का रोल हुआ बेटा? रिस्ट्रिक्शन, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सैटेलाइट्स। ठीक है, improvement in telecommunication, improvement in transportation, all these factors enable or
मेक द ग्लोबलाइजेशन फास्टर। ठीक है, तो ये बात समझ में आया, फैक्टर्स एनेबल ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद WTO बताएंगे। ये बात समझ में आया? यस मैम। ये कब हुआ था, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर, इन विच ईयर? 1991। which was also known as न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में अनाउंस किया गया, दैट वाज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जानते हो उसके बारे में? बोलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानते हो? It aims to liberate the international trade. Yes, regulate the international trade, and its main aim is to liberalize the international trade. वो WTO के फॉर्मेशन का देखो, आपको मैं एक चीज और बताती हूँ। WTO को पहले गैट के नाम से जाना जाता था, लिख भी सकते हो 99, ठीक है, GATT, गैट। तो गैट फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। मतलब इसका ये सक्सेसर बॉडी है, मतलब अब WTO उसी का बाद में फॉर्मेशन इसका ट्रांसफॉर्म होकर इसका नाम, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, आज नीति आयोग हो गया, वैसे पहले गैट था, आज WTO हो गया है। 1995 में ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, अब ये WTO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट्स मेन एम इज टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। इट ऑल्सो फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। रूल्स यही बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशन है बनाना इसका काम है। इसका मेन एम है कि सारे इसका कहना है WTO का कि किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में ट्रेड बैरियर होना ही नहीं चाहिए। हर एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके ट्रेड कर सकता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोज हु बिकम द मेंबर ऑफ WTO, जो भी मेंबर है, 161 मेंबर्स हैं, उनको इनके WTO के नियमों को फॉलो करना होता है। तो पहला इसका क्या है, लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर इंडिया WTO का मेंबर बना, इट मींस ही हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ WTO। इट मींस ही हैव टू रिमूव द ट्रेड बैरियर फ्रॉम द बॉर्डर। टैरिफ को हटाना उसका पहला उसकी जरूरत बन गई, क्योंकि जब हम मेंबर बनेंगे तो एज ए जिसके मेंबर बनेंगे उसके रूल्स को फॉलो करना होगा ना, तो इसने रूल्स को फॉलो किया। और क्या करता है, WTO is supposed to allow the few trade for all, and in practice it is said that the development, लेकिन रियलिटी में देखोगे तो WTO को भी डोमिनेट करते हैं कुछ डेवलप कंट्रीज। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज का डोमिनेशन समझते हो, वर्चस्व होता है। यानी एक तरफ WTO डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया को कहता है कि आप अपने ट्रेड बैरियर को हटा दीजिए ताकि डेवलप कंट्रीज अपने प्रोडक्ट को आपके यहाँ बेचे, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री अपने यहाँ कुछ चीजों का जिस चीज के प्रोडक्शन, जिस प्रोडक्ट को वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ, वहां पे वो ट्रेड बैरियर लगाते हैं। इवन WTO कहता है, मतलब अमेरिका का कहना है कि वो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को सब्सिडीज दिया जाता है, वो सब्सिडीज हटाने के लिए वो मना करता है, सब्सिडीज को हटाने कहता है, देने के लिए मना करता है, और अपने यहाँ वो सब्सिडी देता है। जबकि आप जानते हो कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स हमारे सबसे ज्यादा लोअर और मिडिल क्लास फार्मर हैं, और जिनको सब्सिडीज की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे बिलोंग मोस्टली इन रूरल एरिया, पीपल डिपेंडिंग on agriculture sector for earning their livelihood. That is why government provides subsidies to the middle and lower farmer. But this type of steps, whatever taken by the Indian government, it is not liked by the American government. तो वो WTO के थ्रू डायरेक्ट तो बोलते नहीं है, तो WTO को बोलते हैं कि आप इस तरह के, मतलब जो आपके मेंबर कंट्रीज हैं उनको बोलिए कि ये इस तरह के सब्सिडीज देना बंद करें, वो ट्रेड बैरियर को हटा दें, और अपने यहाँ वो ट्रेड बैरियर को लगा के रखते हैं कुछ चीजों पे जहां वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो इसको कहा जाता है कि दे आर डोमिनेटेड बाय दिस फैक्टर। इस स्टेप को कहा जाता है कि WTO इज डोमिनेटेड बाय सम डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, whereas WTO rules have forced the developing countries to remove their trade barrier. दूसरे तरफ WTO डेवलपिंग कंट्री को फोर्स करती है कि ट्रेड बैरियर हटाइए, और डेवलप कंट्रीज से के कहने पे, और डेवलप कंट्री पे नहीं कह पाती है। तो इसका उपाय क्या है? क्या हम WTO
के ऊपर कुछ प्रेशराइज कर सकते हैं? बोलो बेटा, बोलो। डेवलपिंग कंट्रीज को WTO पे प्रेशर डाल सकती है? देखो, डाल सकती है थ्रू द नेगोशिएशन। सारे डेवलपिंग कंट्रीज अगर एकजुट हो जाएं और WTO के ऊपर को प्रेशर डालें कि व्हाट एवर रूल्स इंप्लीमेंटेड बाय यू, it will be followed by us, but only when these will be followed by the developed countries also. अगर डेवलप कंट्रीज रूल को फॉलो करेंगे देन ओनली वी विल फॉलो, अदरवाइज हम नेगोशिएशन से, यानी इस तरह से नेगोशिएशन से प्रेशर दिया जा सकता है। बिकॉज अगर एक कंट्री छोटा हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन जब बहुत सारे कंट्री मिलकर ये नेगोशिएट करेंगे, ये प्रेशर डालेंगे, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। तो हम भी WTO पे प्रेशर डाल सकते हैं। सो बिकम WTO बिकम फेयर इन द रूल्स रेगुलेशन फॉर ऑल द मेंबर्स। सारे के लिए रूल रेगुलेशन में वो फेयर हो, सारे मेंबर कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो दीज, ये है WTO। WTO क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है, इट फॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस, इट मेन एम इज टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड, बट the negative impact is you can say that drawback is that it is dominated by sometimes it is dominated by the developed countries, but through negotiation among the developing country we can put pressure on the developing country, can also put pressure on the WTO that they become fair in the rules and regulation, ठीक है। अब आती है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा। उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, SEZ क्या होता है। SEZ होता है बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो हमारे यहाँ आए, फैक्ट्री लगाए, इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है। अब ये है क्या जोन? स्पेशल छोटे छोटे इकोनॉमिकल जोन बनाया जाता है, वो इसलिए जिसमें वो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करती है। अच्छा, वहां सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा। सो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, storage is given by the government, and also some relaxation is also given in the taxes. टैक्स में भी उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है for the time being, for the establishment। तो क्या है SEZ? SEZ is an economical zone established by the government to attract the foreign investor by providing world-class facilities of communication, transportation, storage, electricity, and also relaxation through the relaxation in the government policy. Okay, student? समझ रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, ये है SEZ। Now the next topic is impact of globalization. इंडिया में इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का? देखो, किसी भी चीज का ग्लोबलाइजेशन नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों होता है, वैसे ही इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ा। इट हैज टू इम्पैक्ट, two types of impacts are there, positive impact और नेगेटिव इम्पैक्ट। ये आपका एग्जाम में आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये भी पूछ सकता है कि राइट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या राइट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और अगर सिंपल पूछेगा राइट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो आपको ये दोनों लिखना होगा, ठीक है। Negative impact, okay. First of all, you know that globalization ने एक competition create किया, because so many foreign investor came in India for make investment in various types of goods and services. As a result, हम पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा किस पे? Consumers पे, well off consumer, the consumer who having the sufficient income, they become benefited. Why? Now the variety of goods is available with us, so we have lots of choice, and according to our need, according to our budget, we can buy anything from the market. ग्लोबलाइजेशन का ये इम्पैक्ट है कि आज वैरायटी आप देखते हो, तरह तरह के गैजेट, सेलफोन, गैजेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, होम अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल कंपनी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फूड आइटम, स्टेपल, ये
पैकेज फूड, जो आपका पैकेजिंग वाला फूड है, तो समझ रहे हो बेटा, दिस टाइप ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन इंडिया ड्यू so many producers are there in India. Availability of such type of goods is more because of globalization, because mostly the investor make investment in these field. तो आज हमारे पास it means we are having the benefits of such type of availability of goods and at reasonable price. Competition की वजह से good quality product at reasonable price is available in the Indian market. ठीक है, so it will provide benefit to the consumer. कौन से कंज्यूमर? वेल ऑफ कंज्यूमर, जो जिनकी खरीदने की क्षमता है उनके लिए फायदा हुआ। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? ज्यादातर इसमें जो फर्क पड़ा बेटा वो हमारा फास्ट फूड में, सेलफोन में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है, ये सब चीजों में ज्यादा हमें फायदा हुआ वेल ऑफ पीपल को। दूसरा, हमारे देश के, समझ रहे हो बेटा, ज्यादा हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज है, they get opportunities to make investment in the other countries and they emerge as multinational company. हमारे देश की बड़ी कंपनियां लाइक इन्फोसिस है, टाटा है, रिलायंस है, these companies transform themselves into multinational companies because they have given opportunity to make investment in other countries. अगर हमारे कंट्री में दूसरे कंट्री के लोग इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, it means our industrialists also given opportunity to invest in the other countries, so they become multinational companies, so they get benefited. किस को फायदा हुआ? वेल ऑफ कंज्यूमर को और लार्ज कंपनीज who can able to compete with the foreign market. तीसरा फायदा किसको? समझ में आ रहा है बेटा? And yes, third benefits go to the people who are skilled and educated, they get employment. ठीक है, जो स्किल्ड है, जो एजुकेटेड हैं, दे गेट एम्प्लॉयमेंट। आज देखते हो बहुत सारे कॉल सेंटर्स में लोग काम करते हैं, बीपीओ में काम करते हैं। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये क्या होता है? ज्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो डेटा फीडिंग का काम, अकाउंटिंग का काम, फ्रीलांसिंग का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम बाहर से, इंडिया से करा लेती है। इंडिया के वर्कर्स वहां जाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका में जाके वो काम कर जाने की जरूरत नहीं है। वो अमेरिका में बैठे बैठे इंडियन पीपल से अकाउंटिंग करवा लेते हैं, डाटा फीडिंग करवा लेते हैं, डिजाइनिंग करवा लेते हैं। ठीक है, तो जब बिजनेस में आउटसोर्सिंग का मतलब फ्रॉम अदर कंट्रीज के बाहर के लोगों से मदद लेना आउटसोर्सिंग कहलाता है। तो बाहर के रिसोर्स से मदद लेना इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इट मींस हमारे देश में बहुत सारे बीपीओ काम कर रहे हैं, सो मेनी स्किल्ड पीपल, जो आप देखते हो कॉल सेंटर के थ्रू या घर से वो लोग सारा यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे कंपनीज के लिए काम करती हैं। ठीक है, एट द रीजनेबल कॉस्ट, क्योंकि उनको अब इस तरह दे कैन एबल टू रिड्यूस देयर कॉस्ट अप टू 50 to 60%। जो अपने यहाँ अगर अपने यहाँ वो एम्प्लॉय रखेंगे तो उनको सैलरी ज्यादा देना पड़ेगा, रेगुलर सैलरी देना पड़ेगा, जबकि वो इंडियन वर्कर से अगर काम ले लेते हैं, काम करवा लेते हैं, तो उनको कम सैलरी पे काम चल जाता है। अगर अमेरिका में कराएंगे उसी चीज के लिए उनको 4 लाख देना होगा, इंडिया में वो 1 लाख सैलरी में करवा लेंगे, तो 3 लाख उनका बचा ना। इस तरह इट विल हेल्प देम टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अप टू 50 to 60%। तो तीसरा फायदा किसका हुआ? स्किल्ड एंड, समझ रहे हो, कम्युनिकेशन, क्योंकि इंडिया में स्किल्ड लेबर चीपली अवेलेबल है, ये आपने पढ़ा है, बिकॉज सो मेनी पीपल इन इंडिया आर कम्युनिकेशनली एंड टेक्निकली स्किल्ड। इंडिया में बहुत सारे टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, आप कह सकते हो मैनेजर्स, डाटा लॉयर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, ये सारे टेक्नीशियन और इस तरह के लोग हैं जिनके पास इस तरह के स्किल हैं, जिसको वो यूटिलाइज करते हैं आउटसोर्सिंग करके। ठीक है, बाहर से हेल्प, यहां से हेल्प लेके। तो these will benefit the multinational company to reduce their cost of production। ठीक है, तो किस किस पे इम्पैक्ट, गुड इम्पैक्ट पड़ा? बोलो, वेल ऑफ कंज्यूमर पे, स्किल्ड पीपल पे और लार्ज कंपनीज पे। ठीक है बेटा, एनी डाउट? नो मैम। और फोर्थ गुड इम्पैक्ट पड़ा, who are supplying raw materials to the multinational companies। मैंने आपको कहा था कि what are the ways by which they interlink the other countries, तो आप उसमें आपने पढ़ा था by placing the order to the small companies।
तो जो कंपनीज उनको फीड कर रही थी, जो कंपनीज उनको रॉ मटेरियल्स बना के दे रही थी, जहां वो ऑर्डर प्लेस कर रहे थे और वो बना के सामान दे रहे थे, तो दीज कंपनी बिकम प्रॉस्पर. Those who are providing raw materials and finished unfinished goods to the multinational companies, they become prosper. वो लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी को रॉ मटेरियल या कुछ फिनिश गुड्स बना के प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, those who are getting benefits of placing order, they become prosper. जो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए फीडर के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, those also become prosper. तो इन लोगों को फायदा हुआ. समझ गए? These are the positive impact. Or it means globalization will create employment opportunity. Globalization will benefit the consumer. Globalization also provide employment for the skilled and for the skilled and technically and communicationally skilled people. It also create a competitive environment which will provide benefits to the consumers, that they will get good quality product at cheaper price. Okay students, so these are the benefits, these are the positive impact. Now come to the negative impact. Negative impact किस पे पड़ा होगा बेटा? Just opposite. Those who, देखो सबसे पहले negative impact पड़ा those who are poor, जिसकी affordability नहीं है, they can't get benefited by the globalization. ठीक है. दूसरा, those who have lost their job due to those companies who become shut down, and the people who are working there, mostly they are affected with this, they face the adverse impact of this globalization. जो कंपनी फॉरेन कंपटीशन को नहीं झेल पाई, ठीक है, they become shut down and those, तो उनको नुकसान हुआ. And the unskilled people not getting benefits, farmers not get benefited, farmers को इससे कोई फायदा नहीं हुआ. ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? तो large number of companies become shut down. Those who can't able to compete with the globalized, compete with the foreign competition, they become shut down and they face the losses. ठीक है बेटा, समझ रहे हो बच्चों? Yes, ma'am. So these are तो unskilled workers, farmers, poor people, and those who can't able to, those industries who can't able to compete with the foreign market, they have faced the situation of कौन सा? नेगेटिविटी. उनको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ा, एडवर्स इंपैक्ट. ठीक है, तो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब आती है बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट अगर है, तो इसको नेगेटिव इंपैक्ट को कैसे खत्म किया जाए? नेगेटिव इंपैक्ट को खत्म किया जा सकता है कि नहीं बच्चों? Yes, ma'am. कैसे? Yes, ma'am. कैसे? देखो बताती हूँ. The government have to provide support to those industries who are not in condition to compete with the foreign competition. जैसे जो इंडस्ट्री नहीं compete कर पा रहे थे foreign competition को, उन इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना चाहिए. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई, जैसे उसमें तुम्हारा केस स्टडी दिया हुआ, कैपेसिटर बनाने वाले कंपनी है जो अभी अभी खोला था, पढ़े होगे केस स्टडी है ना, कैपेसिटर बनाना उसने स्टार्ट किया था, तभी ग्लोबलाइजेशन आ गया और उसको फॉरेन कंपटीशन झेलना पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी बंद हो गई. ठीक है, अरुण का एग्जांपल दिया हुआ है ना, देख लेना केस स्टडी में, बुक को पढ़ लेना बेटा, केस स्टडी बहुत सारा दिया हुआ है. तो यानी कि सच टाइप ऑफ प्रोड्यूसर नीड सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट. कैसे? अगर गवर्नमेंट यहां रिस्ट्रिक्शंस लगा देती कि कैपेसिटर इंडिया में 1000 से ज्यादा कैपेसिटर नहीं आएंगे, 1000 तक फ्री रहेगा, 1000 के बाद अगर कोई आता है ज्यादा बेचेगा, ठीक है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो उनका कैपेसिटर महंगा हो जाता है और इंडियन कैपेसिटर प्रोड्यूसर को लाभ मिलता है. इसका टॉयज की ही ले लो, अगर इंडियन टॉयज मेकर को प्रोटेक्शन मिलता कि इंडियन बाहर से टॉयज जो भी बेचने आ रहे हैं उसकी क्वांटिटी फिक्सेशन हो जाता है, जिसको कोटा फिक्सेशन कहा जाता है, कि इतनी क्वांटिटी तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस क्वांटिटी के बाद अगर बेचोगे तो आपको टैक्स लगेगा. तो such type of restrictions will provide support and protection to the small producer, and it will help them to make
टू सर्वाइव इन सच एनवायरमेंट, उनको हेल्प करता कि उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सके, उनको शट डाउन नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इस सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। तो पहला हुआ बाय पहला सिचुएशन, द गवर्नमेंट हैव टू प्रोटेक्ट सच प्रोड्यूसर who were not in condition to compete with the foreign competition. दूसरा, negotiation with of developing country through WTO, that whatever rules are implemented to developing country, it will also followed by the developed country. ठीक है, तो ये हो सकता है इम्प्लीमेंटिंग। अच्छा, दूसरी बात और क्या सुनो, ज्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्डर प्लेस करती थी जिन लोगों से, वो कभी भी परमानेंट एम्प्लॉय को नहीं रखते थे, ताकि उनको अपने कॉस्ट को बचत हो और सस्ते दाम पे हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाए मल्टीनेशनल कंपनी को। तो इट मींस फेयर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट हैव टू सी वेदर द फेयर रूल्स आर फॉलोड बाय द people followed by the multinational company or not. मतलब fair rules means whether they are providing proper wages to their laborer or not. तो गवर्नमेंट ने शुरू में आपने टैक्स रिलैक्सेशन दिया, शुरू में आपने देखा कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग वेजेस, प्रॉपर वेजेस टू द लेबरर और नॉट, शुरू में आपने सपोर्ट किया। लेकिन आफ्टर व्हेन दे बिकम प्रॉस्पर, व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड इन द इंडिया, तो उस समय the government have to see whether they are, our people, the laborer are getting better return of or better opportunity of availing benefits or not. Opportunity जो benefits avail कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी, उसका opportunity, उसका फायदा, उसका share of higher income is not availed by the workers. ठीक है, तो ये देखना चाहिए था कि हायर जो मल्टीनेशनल कंपनी जो दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है, उसका हायर इनकम का शेयर इज अवेल्ड बाय द वर्कर्स और नॉट। द गवर्नमेंट हैव टू सी, द गवर्नमेंट हैव टू मॉनिटर। ठीक है, समझ गए? तो ये आप हो सकता था समझ में। तीन आपने देखा, बाय गिविंग प्रोटेक्शन, by monitoring the rules, labor laws are properly followed by the multinational companies or not, and through the negotiation with WTO. These are the three steps which can able to remove the bad impact or negative impact of globalization. Globalization के negative impact को हम कम कर सकते हैं अगर ये तीन चीजें किया जाए तो। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. चलो, तो अभी कुछ पूछना है? आई विल गिव यू 1 मिनट टाइम है ना, कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक बार बुक को देख के बेटा इसको रीडिंग कर लेना, और कोई भी डाउट होगा तो कल के क्लास में हम डाउट क्लियरेंस क्लास करेंगे, उसमें अगर कोई डाउट होगा तो पूछना, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। फॉरेन ट्रेड समझते हो बेटा? फॉरेन ट्रेड, द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में अंतर समझते हो? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड, एंड प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड ऑन बिल्डिंग, इट मींस प्रोडक्शन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। व्हेन फॉरेनर मेक इन्वेस्टमेंट ऑन बाइंग लैंड, बिल्डिंग और establishment of manufacturing house, industries, factories, it is called investment. ठीक है, और ट्रेड सिर्फ खरीदना और बेचना होता है एक देश से दूसरे देश। पुराने जमाने में आपने सुना होगा, हमारे देश में लोग काबुल से आते थे, यूरोप से आते थे, कोई मसाला खरीद के लेके जा रहा है, स्पाइसेस हमारे खरीद के जा, हमारे यहाँ के सिल्क, हमारे यहाँ का कॉटन खरीद के ले जाते थे और दूसरे कंट्री में जाके बेचते थे। ये क्या था? ट्रेड था। ठीक है,
और अब जो हो रहा है, फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ के प्रोडक्शन यूनिट खोलती है, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। समझ रहे हो बच्चों? Yes, डोमेस्टिक ma'am. मार्केट क्या होता है? डोमेस्टिक मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक मार्केट? बोलो बेटा। बच्चों, डोमेस्टिक मार्केट इट रेफर्स टू, बताओ बेटा, इंटरनल मार्केट। इट रेफर्स टू इंटरनल मार्केट। इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया में ही बिक रहा है, इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया का जो मार्केट है डोमेस्टिक मार्केट है। और फॉरेन मार्केट, जो फॉरेन गुड्स का सप्लाई हमारी कंट्री में हो रहा है, तो फॉरेन गुड्स तो कहलाएगा फॉरेन मार्केट। ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है फॉरेन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट? Yes, ma'am. और कोई डाउट? कुछ पूछना Ma'am, है? inter-regional, हाँ बेटा बोलो। ma'am, inter-regional trade is foreign trade. Yes, trade between one country to another, international trade, foreign trade. Any other question? इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है बेटा? परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, एसेट, कैपिटल गुड्स। जो गुड्स खरीदा जाता है फॉर अर्निंग, फर्दर अर्निंग, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, परचेज ऑफ एसेट फॉर क्रिएटिंग वेल्थ इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कोई डाउट? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर पूछेगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका आईटी सेक्टर का रोल आप जान रहे हो। इट प्रोवाइड अस cheapest, fastest and effective mode of communication today through the internet. We can avail or we can send email, है ना, voice mail or video conference can be also conducted through this IT sector। आप कह सकते हो इंटरनेट। तो रोल ऑफ इंटरनेट, रोल ऑफ IT sector, these are very important factors which have great role in globalization। Having great role in the globalization में आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और समझ रहे हो ना, और इंटरनेट का। एनी अदर डाउट? और कुछ पूछना है बेटा? ट्रेड बैरियर तो समझ गए ना, ट्रेड बैरियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, व्हाट इज ट्रेड बैरियर? क्या है ट्रेड बैरियर? बोलो बच्चों। Government puts restriction to control the foreign trade. यस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टैरिफ। ठीक है, टैरिफ उसी को कहते हैं, टैक्स, इम्पोजमेंट ऑफ टैक्स ऑन बॉर्डर इज कॉल्ड टैरिफ। बॉर्डर पे जो लगाया जाने वाला टैक्स जो है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। ट्रेड बैरियर में दो तरह के बैरियर यूज किया जाता है, एक टैरिफ, ठीक है, और दूसरा राशनिंग, कोटा फिक्सेशन, मतलब क्वांटिटी फिक्सेशन। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाने के लिए क्वांटिटी फिक्सेशन किया जा सकता था, कोटा फिक्सेशन, कि इतने क्वांटिटी तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आफ्टर दिस क्वांटिटी यू विल हैव टू पे टैक्सेस। ठीक है, तो दो तरह के बैरियर लगाया जा सकता है, वन इज टैरिफ एंड अनदर इज क्वांटिटी फिक्सेशन, कोटा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नाउ टेल मी वन थिंग, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे? कोई जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट पड़ा था क्या? बोलो बेटा।
Yes, ma'am. पढ़ा होगा या